हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्ता एम्पायर में हम सबसे पहले सोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी एम्पायर के बारे में आप पढ़ते हो, सबसे पहले आप ये देखते हो कि इस एम्पायर के बारे में हमें पता कैसे चलता है। तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जिससे हमें गुप्ता पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं, जैसे कि लिटरेरी सोर्सेज हैं, एपिग्राफिकल सोर्सेज हैं, न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज हैं, कॉइन्स। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेज से हमें पता लगता है। फिर पुराना जो है उनसे हमें गुप्ता किंग्स की रॉयल जीनियोलॉजी के बारे में पता लगता है। जीनियोलॉजी क्या होता है कि जैसे पहले कौन सा राजा आया, फिर उनका कौन सा बेटा आया, फिर उनका कौन सा बेटा आया। ठीक है, तो ये जो हायरार्की चलती हुई आ रही है, बेसिकली फैमिली ट्री आप कह सकते हो। तो ये जो फैमिली ट्री है इनका, इसके बारे में हमें पुराना से पता लगता है। फिर कुछ कंटेम्प्रेरी लिटरेरी वर्क्स हैं, जैसे कि देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षसम, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। ये भी हमें ये बताते हैं कि गुप्तास का किस तरीके से राइज हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें ये लिटरेरी सोर्सेज से पता लगती हैं। फिर एक चाइनीज़ ट्रैवलर भी आए थे, फा हेन, जिन्होंने चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पर इंडिया को विजिट किया था। और ये जो भी गुप्ता एम्पायर के टाइम पर सोशो इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशन होती है उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज के अलावा और कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, तो कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, जैसे कि मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये दोनों इंस्क्रिप्शंस भी हमें मिले हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं ये मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। जो मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन की आप बात करोगे तो इसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट के अचीवमेंट्स के बारे में पता लगता है हमें। अब समुद्रगुप्त के बारे में अगर आपको पता लगाना हो कि उस टाइम पर किस तरीके से उनके अचीवमेंट्स क्या थे, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। इसमें उनके पर्सनालिटी, अचीवमेंट्स वगैरह के बारे में बताया गया है। और ये इंस्क्रिप्शन अशोकन पिलर पर एनग्रेव्ड है। तो जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं अशोकन पिलर पे ये लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर्स में। ठीक है, अब ये क्लासिकल संस्कृत में लिखा गया है, जिसमें नागरी स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है। तो नागरी स्क्रिप्ट यूज हुई है इसमें, जिसमें हरिसेना के द्वारा कंपोज की गई 33 लाइंस मेंशन की गई हैं। इसमें समुद्रगुप्त के एक्सेशन के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके के सर्कमस्टांसेस थे समुद्रगुप्त के एक्सेशन में, और मिलिट्री कैंपेन्स उनके किस प्रकार के रहे थे नॉर्थ इंडिया में, डेक्कन में। उनका अलग अलग कंटेम्प्रेरी रूलर्स जो उनके टाइम पे चलते आ रहे थे कि समुद्रगुप्त के टाइम पे कौन कौन से रूलर्स थे अलग अलग जगहों पर, उनके साथ उनके रिलेशनशिप किस तरीके के रहे हैं। और वो एक बहुत अच्छे पोइट थे, स्कॉलर थे, तो उनके पोइट और स्कॉलर वाले फील्ड में उनके अकम्पलिशमेंट्स कैसे रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है। फिर गुप्ता किंग्स के बारे में कुछ कॉइन्स इशू किए गए थे गुप्ता किंग्स के द्वारा, जिसमें लेजेंड्स और फिगर्स मेंशन की गई हैं। तो बहुत सारी लेजेंड्स और फिगर्स कॉइन्स पे अगर देखी जाती हैं तो उनसे हमें पता लगता है कि इस टाइम पर ये किंग रूल कर रहे थे, ये उनकी अचीवमेंट थी, इस तरीके से उनकी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन थी। वो आप थोड़ा इस चीज़ से भी पता लगा सकते हो कि कॉइन्स किस चीज़ के बने हुए थे, कि गोल्ड सिल्वर क्या था, कॉइन्स किस तरीके से बनाए जाते थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। बहुत सारी चीज़ों का हमें पता लगता है। अब ये कॉइन्स जो हैं वो गुप्ता मोनार्क्स के द्वारा परफॉर्म किए गए, उनके द्वारा अपनाए गए टाइटल्स, सैक्रिफाइसेस, ये सब के बारे में बताता भी है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट की, जो कि 320 से लेकर 330 AD तक का इनका टाइम है। देखो, दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्ता एम्पायर के ये अलग हैं, और जो मैंने मौर्यन एम्पायर के चंद्रगुप्त के बारे में बात की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, वो अलग हैं। इसलिए इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन थे। तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे श्री गुप्ता। ऑल्दो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में नहीं पता, बट स्टिल गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे श्री गुप्ता, और उनके बाद आए थे घटोत्कच, और इन दोनों को ही महाराजाज कहा जाता था। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगेन दोनों पर ही प्रोवाइडेड नहीं है। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, और ये ऐसे पहले रूलर होते हैं जिनको महाराजा धीराज कहा जाता है। तो महाराजा धीराज का मतलब होता है ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, और ये टाइटल जो है वो ये दर्शाता है कि कितने एक्सटेंसिव कन्केस्ट थे उनके। तो कहाँ कहाँ उन्होंने विजय प्राप्त की, कहाँ कहाँ कितनी दूर दूर तक उन्होंने एरियाज़ को कॉन्कर करके उन्होंने एरियाज़ पर विजय प्राप्त की, किन किन रूलर्स को हराकर।
फिर उन्होंने अपनी पोजीशन को किस प्रकार से और ज़्यादा मजबूत बनाया और स्ट्रेंथन किया, कैसे उन्होंने लिच्छावीज़ के साथ एक मैट्रिमोनियल अलायंस बना करके अपने पोजीशन को और स्ट्रेंथन किया। उन्होंने लिच्छावीज़ की एक प्रिंसेस थी कुमारा देवी, उनसे उन्होंने शादी की और जिसकी वजह से गुप्ता फैमिली में पावर और प्रेस्टीज और ज़्यादा बढ़ गई और एडिशन हो गया पावर प्रेस्टीज का। अच्छा, यहाँ पर आप मैप में अब देख सकते हो, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये समुद्रगुप्त सेकंड। सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, ठीक है। अब ये जो डार्क ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पर आता है, ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, ये सारा आ गया आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट का पूरा पार्ट है ये वाला, ठीक है ना। अब है जो समुद्रगुप्त ने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कनकेस्ट थे उनके, तो ये जो ब्राउन वाला पूरा पार्ट आप देख सकते हो, ये पूरा समुद्रगुप्त का पार्ट उन्होंने ऐड किया गुप्ता एम्पायर में। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड पर। चंद्रगुप्त सेकंड का ये जो लाइट ग्रीन वाला पार्ट है, ये चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा ऐड किया गया है, ठीक है ना। तो ये दर्शाता है, अब ये पूरा जो पार्ट है ये गुप्ता डायनेस्टी के अंडर आता है। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, जिनका टाइम है 330 से लेकर के 380 AD तक का। समुद्रगुप्त सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी के। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त के दौरान किस तरीके की उनके कनकेस्ट थे, कैसी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन थी, उनके अचीवमेंट्स क्या थे, तो बेसिकली उनके रेन के बारे में जितना भी डिटेल्ड अकाउंट है वो हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। अब हम उनके मिलिट्री कैंपेन को, सिंस बहुत बड़ा मिलिट्री कैंपेन होता है और बहुत बड़ा एरिया उन्होंने, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, उन्होंने ऐड किया होता है, ठीक है, गुप्ता एम्पायर के अंडर। तो इसीलिए अब हम इनके मिलिट्री कैंपेन को 3 स्टेजेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहली स्टेज है जो उन्होंने मिलिट्री कैंपेन नॉर्थ इंडिया के कुछ रूलर्स के अगेंस्ट लड़ा था। तो नॉर्थ इंडिया के रूलर्स के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई करके और पूरी वॉर करके और उन्होंने हराया था उनको, और पूरा एरिया जो है वो गुप्ता एम्पायर के अंडर ले लिया था। सेकंड जो आता है वो दक्षिण पथ एक्सपेडिशन आता है उनका, बहुत फेमस एक्सपेडिशन रहता है वो साउथ इंडियन रूलर्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये भी बहुत फेमस एक्सपेडिशन रहता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर सेकेंड कैंपेन जो होता है उनका, वो होता है कि कुछ नॉर्थ इंडिया के जो रूलर्स होते हैं, कुछ और रूलर्स, उनके अगेंस्ट होता है ये कैंपेन, ठीक है। तो इनके बारे में अब हम ये 3 स्टेजेस में हमने इसको डिवाइड किया, अब हम ये डिस्कस करेंगे। जो इनका पहला कैंपेन होता है उसमें समुद्रगुप्त अच्युत और नागसेना को हरा देते हैं। अच्युत कहा जाता है कि ये शायद एक नागा रूलर रहे होंगे, और नागसेना जो है वो कोटा फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि अपर गैंगटेक वैली को ये रूल किया करते थे। अब इन्होंने इनको हराया, दोनों को ही, अच्युत और नागसेना को, और उनकी जितने भी एरियाज थे, उनकी जो स्टेट्स थी, उनको एनेक्स कर लिया, उनको अपने अंडर ले लिया, गुप्ता एम्पायर का पार्ट बना लिया। अब उनका जो ये जो शॉर्ट कैंपेन था, उसके बाद हुआ क्या कि समुद्रगुप्त को ये पूरा जो अपर गैंगटेक वैली है उन पर उनका रूल चल गया, तो उनको ये मास्टरी मिल गई पूरे अपर गैंगटेक वैली पर। अब जो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो इनका ये जो कलर्स चल रहे हैं, जैसे ये पर्पल कलर में है, तो ये इनका पहला कैंपेन हुआ, तो ये पर्पल में ही लिख दिया है। अब जैसे ग्रीन है तो ये इनका सेकंड कैंपेन है जो दक्षिण पथ के बारे में है, ठीक है, तो ये अभी ग्रीन से लिख दिया है। फिर उनका थर्ड कैंपेन उसके बारे में है, तो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो उनका जो अब सेकंड कैंपेन होता है समुद्रगुप्त का, उनका वो कैंपेन होता है साउथ इंडियन मोनार्क्स के अगेंस्ट। तो साउथ इंडियन मोनार्क्स के अगेंस्ट ये मार्च करते हैं, और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हमें इसके बारे में बताता है, जिसमें समुद्रगुप्त, ये बहुत फेमस एक्सपेडिशन रहता है उनका, समुद्रगुप्त का साउथ इंडियन मोनार्क्स के अगेंस्ट। तो उसमें ये 12 रूलर्स को हराते हैं, जो उनके साउथ इंडियन एक्सपेडिशन है उसमें 12 रूलर्स को हराते हैं। इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। कौन कौन 12 रूलर्स थे, तो ये यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, टोटल 12 रूलर्स। अब समुद्रगुप्त की जो पॉलिसी होती है साउथ इंडिया में, वो बाकी जो नॉर्थ इंडिया में पॉलिसी उनको फॉलो की होती है। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, उन्होंने अच्युत को और नागसेना को हराया, तो उसमें क्या होता है कि 2 रूलर्स को हरा के ये 2 टेरिटरी जो है वो उनके अंडर आ गई, तो ये पूरा जो है गुप्ता डायनेस्टी के अंदर आ गया, गुप्ता एम्पायर का पार्ट बन गया। पर ये पॉलिसी तो उनकी नॉर्थ इंडिया के लिए हो गई। अब साउथ इंडिया का जो एक्सपेडिशन है उनमें उन्होंने थोड़ी सी अलग पॉलिसी फॉलो की। उन्होंने सारा जो उनका एरिया था, ये जो 12 रूलर्स थे, उनके एरिया को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया,
ना ही उनके एरिया को अपने अंडर लिया, मतलब कि एनेक्स नहीं किया कि बस अब तुम हटो, सारे राजाओं को हटा दिया, 12 के 12 राजाओं को कि भाई हटो और मैं आऊँगा, ऐसा नहीं किया उन्होंने क्या किया कि रूलर्स को, ये 12 रूलर्स को हरा करके उनको उनके किंगडम्स वापस दे दिए और उनको ये कहा कि आप जो है मेरे अंडर रूल करोगे। तो मतलब कि ये जो 12 रूलर्स हैं वो रूल तो कर रहे थे, पर सिंस वो समुद्रगुप्त से हार गए थे इसलिए अब वो गुप्ता एम्पायर के अंडर, समुद्रगुप्त के अंडर रूल कर रहे थे। उनकी सुज़रानिटी बेसिकली एक्नॉलेज करने की बात कही गई थी, ठीक है। ये एक डिफरेंट पॉलिसी फॉलो की गई थी। नॉर्थ इंडिया में तो उन्होंने सीधा ही ये पूरे उनके स्टेट्स जो हैं वो अपने अंडर ही ले लिए थे, उनको हटा दिया था रूलर्स को, दोनों को, ठीक है। तो वो तो अलग ही पॉलिसी थी। फिर होती है थर्ड स्टेज, समुद्रगुप्त के कैंपेन की थर्ड स्टेज आती है, जिसमें जितने भी बचे कुचे उनके नॉर्थ इंडियन राइवल्स होते हैं उनको हराने का काम स्टार्ट होता है। तो वो 9 किंग्स से लड़ते हैं, उनको हटाते हैं और उनकी टेरिटरीज को अपने अंडर ले लेते हैं, ठीक है। तो पूरा उनको यहाँ पर तो क्या होता है कि पूरे 9 के 9 किंग्स को हटा ही देते हैं सीधा। कौन कौन से 9 किंग्स हैं वो यहाँ पर उनके बारे में मेंशन किया गया है। और ज़्यादातर रूलर जो हैं वो नागा फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रूल कर रहे होते हैं। अब जब ये मिलिट्री विक्ट्रीज हो जाती हैं तो समुद्रगुप्त जो है वो एक अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते हैं, जो कि हमें बहुत सारे रूलर्स के हमने देखा गया है, पहले भी हमने चैप्टर्स में पढ़ा कि किस तरीके से समुद्रगुप्त अश्वमेध सैक्रिफाइस परफॉर्म करते हैं। तो उन्होंने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स इशू किए, जो उनका एक लेजेंड है रिस्टोरर ऑफ दी अश्वमेध, ठीक है। तो ये लिख करके, रिस्टोरर ऑफ दी अश्वमेध लिख करके उन्होंने ये गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स इशू किए, जिसमें उन्होंने अपनी ये बेसिकली मिलिट्री विक्ट्री जो है उनकी, उसके बाद ये किया गया था ताकि उनको उसको दर्शाने के लिए, ठीक है। और अब उनके मिलिट्री जितने भी अचीवमेंट्स थी उसके बाद समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन भी कहा गया कि इतना बड़ा एरिया उन्होंने ऑब्वियसली कैप्चर कर लिया था, अपने अंडर ले लिया था, इसलिए उनको इंडियन नेपोलियन भी कहा गया था। अब समुद्रगुप्त के एम्पायर का पूरा एक्सटेंट कितना था ये पढ़ लेते हैं हम। तो जब ये पूरा कन्केस्ट उन्होंने कर लिया तो समुद्रगुप्त का जो रूल है वो अपर गैंगटिक वैली में पूरा फैल गया था। अपर गैंगटिक वैली पूरा जो है अब समुद्रगुप्त के अंडर आ गया था, ठीक है। ये मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ अभी। तो ज़्यादातर पार्ट है मॉडर्न यूपी का, और फिर सेंट्रल इंडिया का कुछ पोर्शन, और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल, ये सारा अब समुद्रगुप्त के अंडर आ गया था। और ये टेरिटरीज डायरेक्टली समुद्रगुप्त के द्वारा एडमिनिस्टर भी की जाती थी। साउथ में ये सारी ट्रिब्यूटरी स्टेट्स कही जाती थी कि ये समुद्रगुप्त की ट्रिब्यूटरी स्टेट्स हैं। शाका कुशाना प्रिंसिपैलिटीज जो है वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, तो ये जो हैं बेसिकली क्या करते थे कि ये उनके स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ही आते थे। साथ में किंगडम जो कि ईस्ट कोस्ट ऑफ द डेक्कन में थे, जैसे कि पल्लवा किंगडम तक, तो यहाँ तक उनकी सुज़रानिटी को एक्नॉलेज किया जाता था। सुज़रानिटी को एक्नॉलेज करने का मतलब वही था, जो 12 किंग्स को उन्होंने हरा करके उनको ये कहा था ना कि तुम रूल कर लो बट तुम मेरे अंडर रूल करोगे। तो ये उनकी सुज़रानिटी एक्नॉलेज करने के लिए ये पल्लवा किंगडम तक ये उनकी सुज़रानिटी एक्नॉलेज की जाती थी। सुज़रानिटी बेसिकली होती है कि अगर मान लो एक जो पूरे साउथ इंडिया के ये जो किंगडम्स थे, तो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी देखी जाएगी, फॉरेन पॉलिसी और बाकी के जितने भी उनके पॉलिसी मैटर्स आप कह लो कि ये सारे जो देखे जाएंगे, वो सारे जो हैं वो समुद्रगुप्त देखेंगे। पर जो उनकी इंटरनल ऑटोनॉमी है वो सारी जो है वो अपना किंग्स खुद देख लेंगे। तो इस तरीके से बात की जाती थी। अब बात करते हैं एस्टीमेट ऑफ समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त के मिलिट्री अचीवमेंट जो है वो बेसिकली हिस्ट्री के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताते हैं, और पर्सनल अकम्पलिशमेंट्स के अगर हम बात करें तो वो भी इक्वली ग्रेट रहे हैं। उनके सिर्फ मिलिट्री अचीवमेंट्स ही ग्रेट नहीं रहे हैं, पर्सनल अकम्पलिशमेंट्स भी उनके काफ़ी ग्रेट रहे हैं, ठीक है। तो उनके बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी थी उनमें। तो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उनकी बताता है कि कैसे उनका कितने इंटेलेक्चुअल थे वो, उनकी पोइटिक स्किल कितनी अच्छी थी, ठीक है। और उनकी जो प्रोफिशिएंसी थी म्यूज़िक में वो भी कितनी अच्छी थी। तो उनको कविराज कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे वर्सेस जो हैं वो कंपोज करते थे, इसलिए उनको कविराज कहा जाता था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कॉइन में उनकी इमेज है एक, जिन वीणा के साथ उनको दिखाया गया है, और जितने भी उन्होंने कॉइन्स इशू किए गए थे उसमें उन्होंने अपनी ही पिक्चर वीणा के साथ उनको बिठा के और इस तरीके से उन्होंने ये कॉइन्स पर डिपिक्ट की हुई है। और तो ये एक पता लगता है, इससे एक प्रूफ बनता है कि किस तरीके से उनकी प्रोफिशिएंसी, इंटरेस्ट था उनका म्यूज़िक में काफ़ी।
साथ में बहुत सारे पोइट्स और स्कॉलर्स थे जिनको वो मानते थे काफ़ी, जिनमें एक पोइट थे हरि सेना। हरि सेना वॉज वेरी फेमस, उनके कोर्ट पोइट भी थे। और जितना भी उनका संस्कृत लिटरेचर और लर्निंग है उनको उन्होंने प्रमोट किया, जो कि उनकी डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर की डायनेस्टी जो है, गुप्ता डायनेस्टी का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है। ठीक है, तो संस्कृत लिटरेचर और लर्निंग का प्रमोशन जो है ये देखा गया है। तो पोएट, स्कॉलर्स वगैरह उनको काफ़ी बढ़ावा देते थे, ये काफ़ी सपोर्ट करते थे। वैष्णविज्म के ये बहुत आर्डेंट फॉलोअर माने जाते हैं और अलग अलग क्रीड्स के ये सपोर्टर भी थे, मतलब टॉलरेट कर लेते थे। ऐसा नहीं है, इनटॉलरेट नहीं थे अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग क्रीड से। साथ में उन्होंने बुद्धिज़्म में भी अपना इंटरेस्ट जताया था। और एक ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर थे वासुबंधु, उनके भी ये काफ़ी सपोर्टर थे, उनके पेट्रन थे ये बेसिकली, तो उनको भी सपोर्ट करते थे ये। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में अब हम बात करते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम रहता है 380 से लेकर के 415 AD तक का। अब समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि समुद्रगुप्त के जो इमीडिएट सक्सेसर थे वो रामागुप्ता थे, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के एल्डर ब्रदर भी थे। ठीक है, बट ये कहा जाता है कि इसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ जो है हमें इतना नहीं मिल पाया है, इसीलिए ये माना जाता है कि समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे, जो छोटे बेटे होते हैं उनके, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य आते हैं रूल करने के लिए। चंद्रगुप्त सेकंड ने भी, उनके भी मिलिट्री कनकेस्ट काफ़ी अच्छे खासे रहते हैं, वो भी अपने फादर की तरह ही एक मिलिट्री जीनियस माने जाते हैं। और उन्होंने भी अपने कनकेस्ट के द्वारा गुप्ता एम्पायर को काफ़ी हद तक आगे एक्सटेंड किया था, तो विजय प्राप्त की और अलग अलग रूलर्स पे, अलग अलग एरियाज़ पे, और इस तरीके से उन्होंने भी अपने फादर के ही नक्शे कदम पर चल के और बहुत सारे एरियाज़ को कनकेस्ट करके गुप्ता एम्पायर के अंडर गुप्ता एम्पायर को बढ़ाया। अब उन्होंने ये किस तरीके से अचीव किया, तो एक जुडिशियस कॉम्बिनेशन था एक पॉलिसी का, डिप्लोमेसी और वॉरफेयर। ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, डिप्लोमेसी और वॉरफेयर की जो पॉलिसी है, इसके साथ उन्होंने अपने ये जो अचीवमेंट्स है, मिलिट्री अचीवमेंट्स, इनको हासिल किया था। मैट्रिमोनियल अलाइंसेस से भी उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर को और स्ट्रेंथन किया। उन्होंने एक नागा प्रिंसेस थी सेंट्रल इंडिया की, कुबेरनगा, तो उनसे उन्होंने शादी की और अपना जो मैट्रिमोनियल अलायंस, इसके ज़रिए उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर को और ज़्यादा मजबूत किया। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड वेड्स नागा प्रिंसेस ऑफ सेंट्रल इंडिया। उनकी एक डॉटर होती है प्रभावती, उनकी शादी वो वकाटका के एक प्रिंस होते हैं रुद्रसेना सेकंड। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो ना मैप में, ये जो सेंट्रल इंडिया का पूरा एरिया है, ये यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, तो ये जो पूरी बाउंड्री है, ये वकाटका बाउंड्री है, पूरी वकाटका एरिया है। तो यहाँ के एक प्रिंस होते हैं, उनसे ये अपनी बेटी की शादी करा देते हैं, ठीक है, ताकि ये एरिया भी बहुत अच्छा एरिया माना जाएगा कि डेक्कन का एरिया भी उनके अंडर आ जाता है। तो उनकी डॉटर, वो वकाटका प्रिंस का क्या नाम होता है, रुद्रसेना सेकंड। यहाँ पर आप देख सकते हो, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी वेड्स वकाटका प्रिंस, ठीक है ना। तो वो वकाटका प्रिंस रुद्रसेन सेकंड के साथ अपनी बेटी प्रभावती की शादी करा देते हैं। अब पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होता है इस शादी का। देखो, वकाटका जो है वो बहुत ही जोग्राफिकली स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं डेक्कन में, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, डेक्कन का पूरा एरिया आ गया आपके अंडर, ठीक है। जिसकी वजह से अब क्या है कि उनका जो पर्पस रहता है चंद्रगुप्त सेकंड का, वो क्या रहता है कि वो ये जो वेस्टर्न सत्रप्स का ये जो पूरा एरिया है, जो ये येलो में पार्ट आप देख रहे हो मैप में, दिस एरिया, ठीक है, यहाँ पर शाकाज रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये शाकाज का ये जो पूरा एरिया है वो अपने अंडर लेना चाहते होते हैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने इसीलिए ही अपनी बेटी की शादी कराई वकाटका के प्रिंस से, रुद्रसेन सेकंड से, ताकि उनको ये वाले एरिया पे पूरा एक्सेस मिल जाए और आराम से ये एरिया वो कॉन्कर कर लें। तो इनका ये बहुत ही एक पर्पस था, यूजफुल पर्पस था चंद्रगुप्त सेकंड का, जो वेस्टर्न इंडिया था, यहाँ पर जो शाकाज रूल कर रहे थे, उनके अगेंस्ट कैंपेन लीड करने का, जिसकी वजह से उन्होंने ये मैट्रिमोनियल अलायंस में हो गए। तो किस तरीके से बहुत सोच समझ के शादियाँ हुआ करती थी उस टाइम पर, मैट्रिमोनियल अलायंसेस चला करते थे। अब वेस्टर्न इंडिया के कनकेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मिलिट्री अचीवमेंट जो थी, जितनी भी थी चंद्रगुप्त सेकंड की, उनमें जो ग्रेटेस्ट मिलिट्री अचीवमेंट उनकी मानी जाती है, जो उन्होंने शाका सत्रप्स हैं वेस्टर्न इंडिया के, जो अभी मैंने आपको दिखाया, वो येलो वाला जो पार्ट था, शाका जो रूल कर रहे थे, उनके अगेंस्ट जो इनका वॉर था, वो इनकी सबसे अच्छी, सबसे ग्रेटेस्ट मिलिट्री अचीवमेंट्स में से मानी जाती है। रुद्र सिंह थर्ड थे एक, जो कि लास्ट रूलर होते हैं शाका सत्रप के, उनको हराया इन्होंने, चंद्रगुप्त सेकंड ने रुद्र सिन्हा थर्ड को हराया
उनको उनकी गद्दी से हटाया और उनको मार दिया, और जितनी भी उनकी टेरिटरीज थी वेस्टर्न मालवा और काठियावाड़ पेनिनसुला का, वो उन्होंने गुप्ता एम्पायर के अंडर ले ली। तो गुप्ता एम्पायर को इस तरीके से उन्होंने और बढ़ा दिया और एक्सटेंड कर दिया। तो ये सारे काठियावाड़ पेनिनसुला, वेस्टर्न मालवा, ये सारा रुद्रसेना थर्ड के अंडर आया होता है। तो ये सारा एरिया जो है वो एनेक्स करके गुप्ता एम्पायर के पास चला गया। अब इस विक्ट्री के बाद उन्होंने अगेन एक हॉर्स सैक्रिफाइस करवाया और उनको शाकरी का टाइटल मिला। शाकरी का मतलब होता है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द शाकाज। जो शाकाज रूल कर रहे थे वेस्टर्न इंडिया में, तो उनको हराना, उनको डिस्ट्रॉय करने वाला जो पर्सन है, तो डिस्ट्रॉयर ऑफ द शाकाज, शाकरी का उनको टाइटल दिया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि शाकरी का टाइटल किसको मिला था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड ये पर्सन थे जिनको ये टाइटल मिला था, और वो खुद को इसीलिए विक्रमादित्य भी कहते थे। अब ये जो वेस्टर्न इंडिया में जो इनका कन्केस्ट होता है, जो वेस्टर्न बाउंड्री होती है एम्पायर की, वो कहाँ कहाँ तक होती है। देखो अरेबियन सी, तो जो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स होते हैं, ब्रोच, सोपारा, कैम्बे, और भी अलग अलग सी पोर्ट्स होते हैं, तो इन सब एरियाज़ में उनको ये एक्सेस मिल जाता है। तो ये वेस्टर्न बाउंड्री इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि एरिया आ गया तो इसलिए आपको ये एक्सेस मिल जाएगा ये सारे एरियाज़ में। यहाँ पर अलग अलग सी पोर्ट्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं इस मैप में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ में अब आपके सारे सी पोर्ट्स जो हैं, अगर आपको उन सबका एक्सेस मिल गया, सारे सी पोर्ट्स आपके अंडर आ गए, तो इससे सबसे पहले क्या होगा, ट्रेड, सबसे ज़्यादा ट्रेड स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो गुप्ता एम्पायर को ट्रेड में वो कंट्रोल मिल गया वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। ये जितनी भी यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ आएंगी उनके साथ आराम से ये लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेस मिल जाता है। साथ में उज्जैन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल कैपिटल की तरह उभर कर आती है। तो उज्जैन एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल कैपिटल बनती है और उसके बाद गुप्तास की एक ऑल्टरनेटिव कैपिटल भी बन जाती है। अब फाइन कॉटन क्लोथ्स होते हैं बंगाल, इंडिगो फ्रॉम बिहार, सिल्क बनारस का, और हिमालयाज़ की अलग अलग सेंट्स होती हैं। फिर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब फिर है सैंडल है, कुछ स्पीशीज़ साउथ से। अब ये जो है ये सारी चीज़ें इन पोर्ट्स पर लाई जाती थी बिना किसी इंटरफेरेंस के। जो वेस्टर्न ट्रेडर्स हैं वो रोमन गोल्ड भी लेकर आए इंडिया में, ठीक है। तो ये वेस्टर्न ट्रेडर्स रोमन गोल्ड इंडिया में लेकर आए इन रिटर्न फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। तो इंडिया के जो भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो कॉटन क्लोथ्स हैं, इंडिगो हैं, तो ये सारी चीज़ें इन पोर्ट्स पे लाई जाती थी, एक्सपोर्ट हो गई, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स अगर हम दे रहे हैं तो यहाँ से हम लेते क्या थे कि हमने रोमन गोल्ड ले लिया इंडिया में इन रिटर्न फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। इसीलिए गुप्ता एम्पायर की जो वेल्थ है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। गोल्ड कॉइन जो है चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा और ज़्यादा इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आराम से गोल्ड कॉइन्स में पता लगती है, दर्शाता है गोल्ड कॉइन्स इस चीज़ को कि ग्रेट वेल्थ किस तरीके की थी गुप्ता एम्पायर के टाइम पर। अब कुछ और अलग अलग कनकेस्ट होते हैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो एक उनके एनिमी चीफ्स होते हैं वंगा के, उनकी पूरी कन्फेडरेसी को ये डिफीट करते हैं, हरा देते हैं। फिर सिंध रिवर को ये क्रॉस करते हैं और बैक्ट्रिया जो पूरा एरिया होता है, लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने आपको दिखाया था, वो पूरे एरिया को ये कॉन्कर कर लेते हैं। कुशानाज इस एरिया को पूरा रूल कर लेते हैं, तो उनको भी ये हरा देते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। अब इन कॉन्केस्ट से गुप्ता एम्पायर वेस्ट में बहुत आगे तक एक्सटेंड हो जाता है कि वेस्टर्न मालवा, गुजरात और काठियावाड़ एरिया, ये पूरा एरिया जो है अब गुप्ता एम्पायर के अंडर आ जाता है। तो गुप्ता एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है वेस्ट की साइड में। नॉर्थ वेस्ट की साइड की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू कुश से बैक्ट्रिया तक पूरा एरिया जो है ये लोग कॉन्कर कर लेते हैं। जो कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने सिंध रिवर को क्रॉस करके अगर बैक्ट्रिया को भी कॉन्कर कर लिया तो पूरा वेस्टर्न एरिया, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया पूरा इनके अंडर आ जाता है। हिंदू कुश के भी बियॉन्ड जा करके पूरा बैक्ट्रिया इनके अंडर आ गया। ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ईस्टर्न बंगाल और नर्मदा रिवर के साउथ का पूरा एरिया, ये पूरा जो है बाउंड्री बनाता था गुप्ता एम्पायर की। तो ये पूरा एरिया जो है ईस्टर्न बंगाल तक का और पूरा ये जो साउथ में नर्मदा रिवर है वो सारा बाउंड्री अगर बना रहा है, पूरा एरिया जो है वो गुप्ता एम्पायर के अंडर आ जाता है। तो ये इनके अलग अलग कनकेस्ट के बारे में दर्शाता है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। बाकी हम इस लेक्चर के पार्ट 2 में हम बाकी का गुप्ता एम्पायर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से और अलग अलग चाइनीज़ ट्रैवलर्स आते हैं गुप्ता एम्पायर के, ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहता है, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।